हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू HRD पीसीएस एजुकेशन। आज हम लोग जो है सी सेट के बारे में पढ़ेंगे। सी सेट में जो है सबसे पहले हम अपना हिंदी कवर करते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में सी सेट के पहली क्लास में हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में जानेंगे कि ध्वनि क्या होता है, ये किस प्रकार से निकलता है, इनके कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि मुख्य रूप से आवाज़ को कहा जाता है और ये आवाज़ मुंह से निकली हुई जो आवाज़ होती है वही अक्षर होती है या वर्ण होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण क्या है। मुख से निकली हुई ध्वनि ही आवाज़, ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। तो वर्ण को ही हम दूसरे रूप में अक्षर के नाम से भी संबोधित करते हैं। यही अक्षर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ा उरी, का खा गा घा, छात्रा ज्ञान, कुछ भी हो सकता है। तो इस वर्ण में हम देखते हैं कि कितने भाग होते हैं। इस वर्ण को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर ऐसे अक्षर होते हैं जो मुख्य रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है बोलने के लिए। जैसे छोटा, छोटी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए, ऐ, ये सब जो है स्वर के अंतर्गत आएंगे। इन्हें किसी दूसरे अक्षर को जोड़कर बोला नहीं जा सकता। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो कह सकते हैं कि स्वर एक स्वतंत्र इकाई होती है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन का निर्माण जो होता है वो स्वर के साथ ही होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो व्यंजन है वो स्वर के साथ मिलकर ही बनती है। तो व्यंजन ऐसे अक्षर होते हैं जो स्वर के साथ मिले हुए होते हैं, अर्थात वे स्वर पर निर्भर करते हैं। तो व्यंजन, अब हम देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर को मुख्यतः 3 प्रकार से आधुनिक हिंदी में बांटा गया है, जिसमें पहला है हर्ष स्वर या लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को रखा जाता है। संयुक्त स्वर में जो है ए, ऐ, ओ, औ को रखा जाता है। अर्थात ये जो संयुक्त स्वर है ये ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से ही इसका निर्माण हुआ है। आज के समय में हम देखते हैं कि जो व्यंजन है उसको कितने रूपों में बांटा गया है। व्यंजन को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन भी 3 है, जिसमें है पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से स्वर को बांटा गया था 3 भागों में, उसी प्रकार से व्यंजन को ही बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन को जानने से पहले हम एक वर्ग के बारे में बता देते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, जब हम व्यंजनों को पढ़ते हैं तो व्यंजनों का जो समूह होता है पहली लाइन का, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इन्हीं 5 समूहों को जो है एक वर्ग दे दिया गया है और इन्हीं 5 समूहों को एक नाम दिया गया है और वो नाम जो है इन समूहों का पहला अक्षर है, अर्थात का है। इस समूह का पहला अक्षर का है, तो इस वर्ग का नाम भी इस समूह के पहले अक्षर से रखा गया है, अर्थात इस वर्ग को हम का वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे हम क वर्ग पढ़ते हैं। तो ये तो वर्ग रहा।
ये जो स्पर्शी व्यंजन है इन्हीं वर्गों का एक समूह है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ये क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, ये क वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। च वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया को रखा गया है। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, अड़ा को रखा गया है। और ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना को है। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा को रखा गया है। ये जो वर्गों का समूह है इसे ही स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वाह इसको रखा गया है। किसको? या, रा, ला, वाह को अंतःस्थ व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा को रखा गया है। यहां तक होने के बाद जो है हमारा व्यंजन समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है दो ऐसे अक्षर हैं जो है अंगाह और आह। इन्हें ना तो जो है स्वर की श्रेणी में रखा गया है ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक हिंदी में पहले अंग और आह को भी स्वर मान लिया जाता था, लेकिन आज के समय में अंग और आह को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन माना जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन सा का वर्ग है, कौन सा चा वर्ग है, कौन सा टा वर्ग है। ये इन किस प्रकार से ध्वनियों के आधार पर इनका निर्माण कैसे होता है। जो मुख है उसमें जो है कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो डायरेक्ट कंठ से निकलती हैं, कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें जीभ और जबड़े दोनों का प्रयोग होता है, कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें दांत का प्रयोग होता है, दांत और जीभ का, और कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें ओंठ का प्रयोग होता है। तो हम जानेंगे कि ध्वनि के आधार पर, आवाज के आधार पर कौन सा अक्षर कौन है। इसी ध्वनि के आधार पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, कुछ सब अक्षर लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। कभी कभी कुछ और पूछ लिया जाता है कि जैसे कहा जाता है कि इसमें तालु व्यंजन, निम्नलिखित में से जो है तालु व्यंजन कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें, इस व्यंजन में, कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, दांत से निकलने वाली आवाज़ ये कैसी होती है, ओष्ठ से निकलने वाली आवाज़ कैसी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो क वर्ग है, याद रखिएगा, जो क वर्ग है वो पूरा का, खा, गा, घा, अंगा ये पूरी तरह से कंठ से निकलेगा। अब हम जानेंगे कंठ क्या है। कंठ मीन्स गला। तो गले से जो आवाज़ निकलती है, गले से होते हुए जो आवाज़ निकलती है, जो अक्षर निकलते हैं, उसको हम कंठ के रूप में जानते हैं। अर्थात उस आवाज़ में जो है, जो कंठ से निकलेगा वो का, खा, गा, घा, अंगा के रूप में रखा जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे कहेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। ये देखिए हमारे जो कंठ है गले से, यहाँ से होते हुए निकल रहा है, इसलिए इसे है कंठ व्यंजन के रूप में हम रखते हैं। दूसरा है तालु। ऐसे कुछ ऐसे अक्षर निकलते हैं व्यंजन के रूप में जो सीधे तालु के रूप में होता है। ये तालु क्या है? तालु का मतलब ये है कि जीभ का ऊपरी भाग और जबड़े का ऊपरी भाग का मिलने से जो ध्वनि निकलती है उसे तालु के रूप में जानते हैं या तालु व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि चा, छा, जा। यहाँ पर देखिए कि आपके जीभ का ऊपरी भाग ए और आपके जबड़े का ऊपरी भाग, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो है चा, छा, जा, झा यहाँ का निर्माण होता है, यही ध्वनियाँ निकलती हैं। इसलिए इस वर्ग का जो व्यंजन है इसे हम तालु व्यंजन के रूप में देखते हैं। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा क्या है? मूर्धा का सही क्रम अगर हम देखेंगे सिंपल रूप से तो मुड़ी हुई के रूप में हम अगर ऐसे समझें कि जब जीभ जो है मुड़ करके जो है आवाज़ निकाले, अर्थात जीभ मुड़ करके जो जबड़े के ऊपरी भाग से मिले, तब जाकर के मूर्धा व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें देखिए टा को जब हम बोलते हैं तो जो टा को बोलने के लिए हमारा जो जीभ है उसको मोड़ना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, और मोड़ करके जो है हम अपने जबड़े के ऊपरी वाले भाग में मिलाते हैं, तब जाकर के ऐसे व्यंजन का निर्माण होता है, ऐसी आवाज़ें निकलती है। इसी को हम मूर्धा व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, ठा, यहाँ देखिए मिल रहा है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ऐसे जो है आपका जो मुड़ा हुआ ताल है, अर्थात जो जीभ है, जीभ अगर मुड़ करके जो है आपके जो जबड़ा है उसके ऊपरी भाग से मिलता है, तो मूर्धा व्यंजन का निर्माण होता है। दूसरा आता है दांत, दंत व्यंजन या दांत। ये जो है तवर्ग के रूप में जितने भी वर्ग हैं, टावर्ग के रूप में जितने अक्षर आते हैं वो दांत व्यंजन में रखा जाता है। ये दांत का प्रयोग होता है इसमें, जैसे कहे ता, था, दा, अर्थात ऐसे व्यंजन जब दांत जो है जीभ के निचली वाली भाग, ये यहाँ दांत जो है और जीभ के निचली वाली भाग में या अग्रशिरा में जो है मिलता है, तब ऐसे व्यंजन का निर्माण होता है। दांत क्या करता है, जीभ के अगली वाली भाग या अग्रसिरे पर मिलता है, तब जाकर के तवर्ग या दंत व्यंजन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पवर्ग। पवर्ग में क्या है, हमेशा पवर्ग को ओष्ठ व्यंजन के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण जो है ओठों के हिलाने से होता है। जैसे हमने कहा पा, फा, बा, भा, मा, ये जो है डायरेक्टली हम अपने ओठों को, जब ओठों के एक्टिविटी करते हैं ओठों के साथ, तब ऐसे व्यंजन का निर्माण होता है। ऊपर नीचे ओठों को मिलाने से ऐसी आवाज़ निकलती है, तो हम उसे ओष्ठ व्यंजन के रूप में रखते हैं। जैसे हो गया बा, देखिए बा, बा, भा, ये दोनों मिल रहे हैं ओठ, तो ऐसे जो है ध्वनि ओष्ठ व्यंजन के रूप में रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये कंठ, ताल, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ये ध्वनि के आधार पर इन्हें व्यंजन के रूप में बांटा गया है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन जो है ध्वनि के आधार पर ही पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्प प्राण, इन्हें दूसरे आधार पर जो है, इन्हीं व्यंजनों को जो है दूसरे आधार पर बांटा गया है। अल्प प्राण पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन से अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन से महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे व्यंजन जो सांस लेने से पहले ही वो बोल दिए जाएं या बहुत हल्का मात्रा में सांस का प्रयोग हो, तो ऐसे अक्षरों को अल्प प्राण अक्षर कहा जाता है या अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये अल्प प्राण में जो स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा भाग होता है, अब हम बता रहे हैं कौन कौन। इस स्पर्श व्यंजन का जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में ये जो पहला है, ये जो पहला, तीसरा, ये तीसरा और पांचवा, ये पांचवा रहा। पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण के रूप में जाना जाता है। जैसे हमने कहा कि गा अल्प प्राण है कि नहीं, तो कहेंगे है। पूछा जाए कैसे, तो कहेंगे कि अल्प प्राण में यही हमें बताता है कि स्पर्शी व्यंजन का जो वर्ग है उसमें प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग। प्रथम वर्ग ये वर्ग है, ये पूरा वर्ग है। इस वर्ग में प्रथम वर्ग ये है, तृतीय वर्ग ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रथम ये हो गया और तीसरा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो प्रथम, तीसरे और पांचवें व्यंजन में, प्रथम, तीसरे और पांचवें वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे उन्हें हम अल्प प्राण के रूप में रखा जाता है। ऐसे कहें कि ऐसे व्यंजन जिसको बोलने के लिए बहुत कम सांस की आवश्यकता हो या बहुत कम आवाज़ की आवश्यकता हो, हल्की आवाज़ की आवश्यकता हो, वो अल्प प्राण होते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, पा। तो इसलिए डायरेक्टली जो है ऊपर से ही आवाज़ निकल रहे हैं, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण में हम देखते हैं कि ऐसे व्यंजन जो इस स्पर्शी व्यंजन का दूसरा वाला भाग, अर्थात जैसे खा, घा, ये हो गया, दूसरा और चौथा जो वर्ग रहेगा, ऐसे वर्ग को हम महाप्राण के स्थान पर रखते हैं। इसमें जो है
ऊष्म वर्ण को भी रखा जाता है। ये ऊष्म वर्ण कौन है? ऊष्म वर्ण हम देखते हैं जो जैसे हमारा हो गया बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। इसी चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग तो है ही, साथ में ऊष्म वर्ण को भी महाप्राण का दर्जा दिया गया है। तो महाप्राण खा हो गया, घा हो गया, इधर छा हो गया, झा हो गया, ठा हो गया, डा, अड़ा हो गया, डा हो गया। देखिए इसमें ज्यादा मात्रा में सांस की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं खा, फिर कहीं ठा, तो नीचे से निकल रहा है लेकिन इसमें ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है, ये ज्यादा समय ले रहा है, तो अर्थात महाप्राण की आवश्यकता होती है। प्राण का मतलब ये श्वास से समझिए। तो प्राण, महाप्राण जो होता है, महाप्राण का मतलब ज्यादा सांस। तो जैसे हो गया था, जैसे हम कहें था तो ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है, तो ये महाप्राण के अंतर्गत आ गया। जैसे हमने कहा ता, जैसे तुरंत बोल दिया ता को, जब ता को तुरंत बोल दिया तो इसका मतलब इसमें ज्यादा सांस की आवश्यकता नहीं हुई, तो इसका मतलब ये जो ता है वो अल्प प्राण है, और जो था है ज्यादा समय ले रहा है, इसके कारण से ये महाप्राण है। ठीक है। अब हम इसी महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म वर्ण जो आता है, ये बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, इसको भी बोलने में ज्यादा सांस की आवश्यकता होती है। जैसे कहें खट्टी सा, तो ज्यादा समय ले रहा है, ज्यादा समय के साथ ज्यादा सांस की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे व्यंजन जो ज्यादा समय भी ले प्लस ज्यादा सांस की भी आवश्यकता होती है, वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण को ऐसे समझिए कि जो सम वाला स्थान है, अर्थात वर्ग का जो सम स्थान है, सम स्थान था, जैसे दूसरा और चौथा ये दोनों सम स्थान पर है, और पहला, तीसरा, पांचवा ये विषम स्थान पर स्थित है। क्योंकि विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे होती है, और जो सम संख्या होती है 2, 4, 6 ऐसे होती है। तो इसको ऐसे याद रखें कि जो सम संख्याएं हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगी, और जो विषम संख्याओं हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगी। अर्थात सम संख्याओं पर आने वाले जो व्यंजन हैं वो महाप्राण हैं, और विषम संख्याओं पर आने वाले ऐसे जो व्यंजन है उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, और उस व्यंजन भी उसके साथ है। ये तो महाप्राण और अल्प प्राण रहा। अब इसके साथ हम एक और टॉपिक देखेंगे कि ये घोष व्यंजन क्या है और अघोष व्यंजन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, या किसी अन्य एग्जाम में ऐसे घोष या अघोष, या कह सकते हैं सीटेट हो गया, या हिंदी का कोई बहुत बड़ा एग्जाम है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन हो गया। तो घोष व्यंजन क्या है देखते हैं। घोष व्यंजन में, घोष व्यंजन जो होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, अर्थात स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं है तीसरा, ये यहां से इधर से, इधर से, इधर से जितने भी रहेगा, इधर से ये वाला जितना रहेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी व्यंजन घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अभी हम बता रहे हैं सब। और साथ में इसके सभी जितने स्वर हैं, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये सब जो है, ये सब जो है घोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और इसके साथ साथ अंतःअस्थ व्यंजन आएंगे। देखिए कैसे अंतःअस्थ व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा, ये अंतःअस्थ व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता रहे हैं कि या जो है, या को बोलने में जीभ का प्रयोग होता है, रा को बोलने में तालु का प्रयोग होता है। किसका? तालु का प्रयोग होता है। ला को बोलने में दांत का प्रयोग होता है, और वा को बोलने में ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो ये अंतःअस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंतःअस्थ का मतलब ही होता अंदर से बोला जाए। जैसे या, रा, ला, वा, ये जो है, जो हमारा जो गला है, इसके अंदर से जो आवाज निकाली जा रही है, इसी के कारण से अंतःअस्थ, अर्थात अंदर जो स्थित है, ऐसे व्यंजन जो अंदर स्थित है अर्थात अंदर से जो निकाल रहे हैं, वो अंतःअस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतःअस्थ व्यंजन भी घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और साथ में ये जो हा है, हा को भी घोष व्यंजन में रखा जाता है। घोष व्यंजन को भी हा के रूप में रखा जाता है। अब हम बताते हैं घोष व्यंजन क्या है। घोष व्यंजन जो होती है वो स्वर तंत्रियों पर जो है स्थित होती है, अर्थात स्वर जो तंत्रियां होती हैं उनमें झंकार के द्वारा ये उत्पन्न होती हैं।
स्वर तंत्रियों के झंकृत के द्वारा और उसमें उत्पन्न नाद के द्वारा जो भी व्यंजन उत्पन्न होते हैं घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर तंत्रियां झंकृत ये क्या होती है? ये स्वर, जो भी स्वर है उसमें झनकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? झनकार। जैसे अभी मान लीजिए स्वर के साथ मान लीजिए एक कोई व्यंजन ले लेते, मान लीजिए जैसे हमने कहा गा, तो अंदर से तो निकल रही है लेकिन ये झनकार के साथ निकल रही है और इसमें जो है नाद आ रहा है। नाद का मतलब कि नीचे से गहरा आवाज। नाद का मतलब ये है कि अगर जो अंदर से जो है झनकार करके अंदर से जो गहरी आवाज आए वो नाद होती है। इसमें सांस का विशेष प्रभाव नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि गा, गा, घा, अंगा, ये जो है इसमें जो है अंदर से तो आ रहे हैं प्लस इसमें जो है स्वर तंत्रियों का विशेष योगदान होता है। मतलब ये है कि जब हम जानते हैं कि व्यंजन का निर्माण जो होता ही है वो स्वर के साथ ही होता है, अर्थात स्वर के मिलने से ही व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा कि पा, पा व्यंजन है तो पा को लिखने में आधा पा प्लस आ, इन दोनों के सहयोग से ही इस पा का निर्माण हुआ है। तो जब इस पा का निर्माण ही स्वर के मेल से हुआ है, अर्थात व्यंजन का निर्माण ही स्वरों के मेल से होता है, तो इस व्यंजन में स्वर तो आएंगे ही, ये तो स्वाभाविक है। तो घोष व्यंजन में जितने सभी स्वर हैं वो तो आएंगे ही, और प्लस में जो है व्यंजन के रूप में जो है सभी स्वर तो साथ में आ ही रहे, प्लस व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे गा, घा, अंगा, इधर जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये सभी साथ में आएंगे और साथ में अंतःहस्त जैसे या, रा, ला, वा, ये भी आएंगे और हा भी आएगा, क्योंकि ये भी जो हा जब कहा जाता है तो ये उस व्यंजन, ये जो चूंकि जो हा है वो उस व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे जो है घोष व्यंजन में हम रखते हैं। ये अघोष व्यंजन क्या है? अघोष व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें स्वर तंत्रियों का झनकार ना हो, अर्थात स्वर तंत्र जो स्वर का विशेष योगदान ना हो। जैसे अर्थात इसमें श्वास का प्रभाव होता है, जैसे पहला, दूसरा और उस व्यंजन। पहला दूसरा का मतलब ये है कि जो वर्ग है, वर्ग का पहला प्रथम अक्षर और वर्ग का द्वितीय अक्षर, ऐसे अक्षरों को या ऐसे व्यंजनों को हम अघोष व्यंजन के रूप में रखते हैं।